हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग 12वां पाठ पढ़ रहे हैं, एक चरांक वाले समीकरण। इसमें हम लोग शाब्दिक प्रश्न हल करना सीख चुके हैं। उसी पर आधारित हमारा प्रश्न संग्रह 12.2 है। इसके प्रश्नों को कैसे हल करना है, चलो देखते हैं। प्रश्न है, माँ की वर्तमान आयु बेटे की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद बेटे तथा माँ की आयु का अनुपात 4/9 हो जाएगा। तो बेटे की आयु ज्ञात करो। इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमें समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे जो जो जानकारी दी गई है उसको ध्यान में रखना है। हमें जो है पूछा जा रहा है कि बेटे की आयु ज्ञात करो। माँ की वर्तमान आयु बेटे की वर्तमान आयु से 25 वर्ष है, तो बेटे की आयु को हम x मान लें। माना बेटे की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना बेटे की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब इसके आधार पर हम माँ की आयु, माँ बेटे से 25 वर्ष अधिक है, तो माँ की आयु कितनी हो गई? माँ की वर्तमान आयु x में 25 मिला देंगे। 25 वर्ष अधिक है तो x धन 25 वर्ष है। ये बेटे की आयु x वर्ष है, तो माँ की आयु x धन 25 वर्ष है। अभी इसमें कह रहे हैं 8 वर्ष बाद बेटे तथा माँ की आयु का अनुपात 4/9 हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद क्या होगा देखेंगे। बेटे की आयु x धन 8 हो जाएगी 8 वर्ष बाद, और उसी समय माँ की आयु x धन 25 है और 8 मिला देंगे तो x धन 25 धन 8 वर्ष हो जाएगी। इसको और सरल कर देंगे, बराबर ये 25 और 8 को जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। x धन 25 वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद बेटे की आयु x धन 8 वर्ष हो जाएगी और माँ की आयु x धन 33 वर्ष हो जाएगी। इस तरह से दोनों जानकारी 8 वर्ष बाद मिल गई। अब यहाँ पे कहा गया है कि दोनों का अनुपात 4/9 हो जाएगा। तो इसी शर्त के अनुसार प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दी गई शर्त के आधार पर बेटे की आयु बटे माँ की आयु बराबर 4/9। ये जो शर्त दी गई है 4/9 हो जाएगा अनुपात। तो वही जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, बेटे की आयु बटे माँ की आयु बराबर 4/9 हो जाएगी। क्योंकि बेटे की आयु 8 वर्ष बाद कितना है? x धन 8 है। माँ की आयु x धन 33 है, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा। इसलिए x धन 8 बटे x धन 33 बराबर 4/9 इसको लिख देंगे। अब इसको सरल करेंगे तिर्यक गुणा करके। जैसा प्रश्न समीकरण में हल करना सीख चुके हैं, तिर्यक गुणा करके इस समीकरण को हल करेंगे। तो 9 का गुणा हो जाएगा x धन 8 में, 4 का गुणा हो जाएगा x धन 33 में। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 9 ब्रैकेट में x धन 8 बराबर 4 लिख करके ब्रैकेट में x धन 33 लिख करके इसको सरल करेंगे। 9 का गुणा कर देंगे 9x, इसलिए पे आ जाएगा। इसलिए 9x धन 9 72 हो गया। यहाँ पे धन था, यहाँ भी धन था तो धन ही आएगा। 9x धन 72 बराबर 4 का गुणा कर देंगे 4x हो गया। धन है, यहाँ भी धन है तो धन का चिन्ह आएगा। 4 का गुणा 33 में करेंगे, 4 3 12, हासिल 1, 4 3 12 1 13, 132 आ गया 4 का गुणा करने पर। अब इसको सरल करेंगे। संख्याओं को एक साइड में ले लेंगे, अक्षरों को एक साइड में, इसको पक्षांतर करना कहते हैं। पक्षांतर कर लेंगे तो 9x, ये 4x धन है, धनात्मक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। आप जानते हैं पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाते हैं। तो 4x धनात्मक है, यहाँ के ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 4x लिखा जाएगा। बराबर 132 से नीचे आ जाएगा और धन 72 है, इधर जाके ऋण 72 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब इसको सरल करेंगे। 9x और ऋण 4x को देखेंगे तो यहाँ पे ऋण है, ये धन है, एक धन में है एक ऋण में है। धन वाला बड़ा है 9, ऋण वाला छोटा है, तो 9 में से 4 घटा देंगे। 9 में से 4 घटाया
तो बचा 5, इसलिए 5x बराबर, इसको देखेंगे 132 बड़ा है, 72 छोटा है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, घट जाएंगे। 132 में से 72 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 13 में से 7 गया 6 आ गया, यानी 60। इसलिए 5x बराबर 60। तो हमें x का मान बताना है, इसलिए x बराबर 60/5, 60 में 5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा। इसलिए x बराबर 5 एकम 5 कट जाता है, और यहाँ पे 10 5 10 यानी 12 पंजे 60 होता है, तो x बराबर हो जाएगा 12। ये उत्तर आ जाएगा। बेटे की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं अब इस पे मान रख करके। प्रश्न 2 है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है। उसके अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में 7 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 के तुल्य यानी समान होता है, वह मूल भिन्न ज्ञात करो। मूल भिन्न ज्ञात करना है। अब इसमें जो है कह रहे हैं किसी भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है, हर अधिक है अंश से। तो हमें क्या करना है, हमें जो है मूल भिन्न ज्ञात का अंश, मूल भिन्न पूछा गया है तो मूल भिन्न से शुरू करेंगे। माना कि मूल भिन्न का अंश x है, x से हर जो है 12 अधिक है, इसलिए उसका हर अंश से 12 बड़ा है तो क्या अधिक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न का हर बराबर x धन 12, x धन 12, अंश x हो गया, हर x धन 12 हो गया, दोनों जो है हो गया। अब इसके आगे जो कह रहे हैं उसको हम लेके चलेंगे। अंश में 2 जोड़ने पर 2 घटाने से और हर में 7 जोड़ कर देखते हैं क्या होता है। तो अभिन्न क्या हो जाएगी, जो है अभी दोनों अंश और हर हमें मिल गए हैं तो भिन्न क्या बन गई, इसलिए भिन्न बराबर x धन 12, ये भिन्न बन गई। अंश को 2 से कम किया, अब जो शर्त कही गई उसको पालन करते हुए अंश को 2 से कम कर देंगे तो नया अंश हो जाएगा x ऋण 2। हर में 7 जोड़ने को कहा गया है, तो हर में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसलिए नया हर हो जाएगा x धन 12 धन 7 जोड़ देंगे तो ये जो चूंकि दोनों संख्याएं हैं इसको और सरल कर देंगे तो जो है 12 और 7 दोनों धन धन हैं, जुड़ जाएंगे, इसलिए x बराबर 12 7 19 हो जाएगा, यानी नया हर जो है x धन 19 हो जाएगा, नया अंश x ऋण 2 हो जाएगा। दी गई शर्त के आधार पे जो सवाल में दिया गया है x ऋण 2 बटे x ऋण 2 बटे x ऋण 19, ये नई भिन्न बन गई, बराबर किसके है, शर्त में दिया गया है 1/2 के तुल्य है, तो यही बराबर लिखेंगे a बराबर 1/2। अब इसको जैसे पहले सवाल में किया तिर्यक गुणा करके सरल करेंगे, तो x ऋण 2 में 2 का गुणा और x धन 19 में 1 का गुणा, इसलिए 2 लिख करके ब्रैकेट में x ऋण 2 ये लिख देंगे, बराबर यहाँ पर जो है x धन 19 ही लिखेंगे या ब्रैकेट में 1 लिखने से भी वही आएगा, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, 1 की गुणा करने पर यही आता है, इसलिए सेम x धन 19 ही लिखेंगे, आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। इसलिए अब इसको आगे बढ़ेंगे गुणा करके, 2 का x में गुणा 2x हो गया, 2 का ऋण 2 में गुणा करेंगे तो ये ऋण है ये धन है, ऋण आएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, 2x ऋण 4 बराबर x धन 19 यहाँ आ जाएगा, यही उतर जाएगा। अब इसलिए आगे बढ़ेंगे 2x ऋण x, यानी संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए और चर को एक तरफ, अक्षरों को एक तरफ यानी पक्षांतर कर लीजिए, तो 2x ये है, x इधर धनात्मक है इधर आके ऋणात्मक हो गया, पक्षांतर कर लिया, 19 यहाँ उतार लेंगे, ऋण 4 को इधर कर देंगे तो धन 4 हो जाएगा, तो इस तरह से देखेंगे, इसलिए 2x ऋण x बराबर 19 धन 4 ऐसा आएगा। सरल करेंगे x और x को तो 2x में से x घट जाएगा तो बचेगा x, इसलिए x बराबर यहाँ पे 19 धन 4 है, दोनों धनात्मक हैं इसलिए जोड़ लिए जाएंगे,
x बराबर 23 आ जाएगा। अब जो है क्या होगा, x बराबर 23 हो गया। x धन 12 बराबर 23 धन 12 बराबर 35 जो है, ये क्या हो गया, ये तो x आ गया, लेकिन हमें भिन्न का क्या चाहिए, हमें भिन्न मूल भिन्न चाहिए। तो हमें जो है यहाँ पे x से क्या था, अंश था, हर को हमने क्या लिखा था, यहाँ पे x धन 12 लिखा था, भिन्न का हर x धन 12 था। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मान x धन 12 बराबर क्या होगा, x का मान 23 है, तो x का मान 23 रखने के बाद क्या होगा, 12 और जुड़ जाएगा, तो x धन 12 बराबर 23 धन 12 मान रख के इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 35। तो अंश 23 आया, हर 35 आया, इसलिए x बटे x धन 12, ये जो मूल भिन्न है इसका मान हो गया 23 बटे 35, यानी वह मूल भिन्न जो है 23 बटे 35 है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे मान रख के निकाला गया है। ये 23 जो है x का मान है, ये 12 पहले से है, इसको जोड़ने के बाद 35 हो गया, ये जो है अंश हो गया और ये हर हो गया। अगला प्रश्न है, पीतल के मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात, पीतल जो है तांबे और जस्ते के मिश्रण से बनता है, अनुपात कितने कितने अनुपात में मिलाया गया है, 13:7 है। तो 700 ग्राम वजन वाले पीतल के बर्तन में जस्ते की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर भी सवाल को मान लीजिए कि माना पीतल में जस्ते का वजन x ग्राम है, जस्ता मान के चलते हैं कि x ग्राम है, तो तांबा तथा जस्ते का अनुपात 13:7 दिया गया है। इस आधार पे हम मान लेंगे कि तांबे का वजन 13x हो गया। अभी जो है इस अनुपात के आधार पर हम इसका मान रखेंगे, तो चूंकि x माना गया है, जस्ते का वजन x है, तो तांबे का वजन हो गया 13x इस अनुपात के आधार पर। तो जस्ते का वजन हो जाएगा 7x अनुपात के आधार पे, तो तांबे का वजन 13x और जस्ते का वजन 7x, ये दोनों इस अनुपात के आधार पे हम रख लेंगे मान। दी गई शर्त के आधार पर, अब चूंकि जो है यहाँ पे कहा गया है कि उनका वजन 700 ग्राम है और अनुपात 13:7 है, तो इसको लिखेंगे, समीकरण बनाएंगे, इसलिए 13x धन 7x बराबर 700 ग्राम जो दिया गया है, ये समीकरण बन जाएगा। इसको सरल करेंगे, इसलिए जो है आप जानते हैं कि 13x धन 7x से जोड़ा जा सकता है, दोनों अक्षर हैं, तो 13×7 20x बराबर 700। x का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर 700 में 20 का भाग दे देंगे, 700 में 20 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 70 में देंगे 35 आ जाएगा, इसलिए x बराबर 35। अब यहाँ पे x का मान 35 आ गया, तो 7x का मान कितना होगा, इसलिए 7x से, क्योंकि जस्ता जो है कितना है 7x है, इस अनुपात के आधार पे 7x जस्ते का वजन है, तो 7x बराबर 7 × 35 करेंगे तो आ जाएगा 245 ग्राम। ये जो है 700 ग्राम पीतल में जस्ते का वजन 245 ग्राम है, ये हमें पता चल गया। दूसरी एक विधि और है जिससे इसको लगाया जा सकता है, तो ये जो है पर्याप्त विधि है, फिर भी जो है दूसरी विधि भी देख सकते हैं। दूसरी विधि में कहा गया है पीतल में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 13:7 है, तो वहीं पर मानेंगे, माना कि तांबे का वजन x है, वहां पे जस्ते का वजन माना गया था, यहाँ पे तांबे का वजन मान के चलिए, तो दोनों का कुल वजन 700 ग्राम है, इसलिए पीतल में जस्ते का वजन कितना हो जाएगा 700 ऋण x। जस्ते का वजन क्योंकि यहाँ पे माना गया तांबे का वजन x है, तो पीतल में से 700 ग्राम में से x निकाल देंगे तो बचेगा जो है तांबे का वजन, जस्ते का वजन, तो पीतल में जस्ते का वजन बराबर 700 ऋण x ग्राम हो जाएगा। इसलिए x बटे 700
x बटे 700 ऋण x। ये जो है ये क्या हो गया, ये जो है एक तांबा है, एक जस्ता है। तांबा का वजन x माना गया है, जस्ते का वजन 700 ऋण x है। तो भिन्न में जो है 13/7 जो अनुपात है उसी के अनुपात में भिन्न बन जाएगी। x बटे 700 ऋण x बराबर 13/7। दोनों का अनुपात जो है उसके अनुसार जो है ये समीकरण बनाएंगे। इसको सरल करेंगे, 7 का गुणा x में, 13 का गुणा 700 ऋण x में। तो x से गुणे 7 हो गया बराबर यहाँ पे 13 गुणे 700 ऋण x हो गया, सरल किया गया 7x हो गया ये बराबर, इसका गुणा किया इसमें 13 और 700 का, तो 13 7 91 होता है, 2 जीरो बढ़ा दिए, 9100 ऋण 13x आ गया। अब इसको और सरल करेंगे, 7x यहाँ है, ऋण 13x यहाँ है, पक्षांतर करेंगे तो 13x इधर चला जाता है तो धनात्मक हो जाता है, तो 13 7 20x आ जाएगा, इसलिए 20x बराबर 9100 ही आ जाएगा। अब जो है इसलिए 7x धन 13x बराबर जो है 9000x जो है 9100 आता है। ये जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है, जो 7x बराबर 9100 ऋण 13x है, इसी को हम पक्षांतर कर लेंगे, इसलिए 7x धन 13x बराबर 9100 यानी 20x बराबर 9100 हो जाता है। इसके आधार पर आगे देखेंगे तो क्या आता है, 20x बटे 20, 20x बटे 20, यहाँ पे 20x जो दिया गया है इसके आधार पर इसको देखेंगे आगे। 20x बटे 20 बराबर 9100 बटे 20। ये 20 कहाँ से आया, 20 को खत्म करने के लिए, 20 को खत्म करने के लिए क्योंकि ये गुणे में था तो भाग दे के हम दोनों पक्षों में 20 से 20 को खत्म कर सकते हैं, तो 20 से 20 खत्म हो गया, ये x बचा, और ये जो है ये 20 का इसमें भाग दे देंगे तो x बराबर, इसलिए x बराबर 20 का भाग देने पर 2 चौका 8 होता है, 1 बचा 11, 2 बचे 10 होता है, 1 बचा 10, 2 बचे 10, 455 ग्राम आया। इसलिए 700 ऋण x, 700 ऋण x आपने माना था 700 ऋण x का मान 455 आ गया, तो बराबर हो जाएगा 700 ऋण 455 बराबर 245 ग्राम। तो जो है एक बार यहाँ पे हमने x जस्ते को माना, दूसरी बार तांबे को x मान के निकाला गया है, तो पीतल में जस्ते की मात्रा 245 ग्राम दोनों बार आया है। सवाल में सेम उत्तर आएगा। जो विधि अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल। ये सवाल स्कॉलरशिप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल आए हुए हैं स्कॉलरशिप वगैरह में, इसलिए यहाँ पे जो है इसको महत्व दिया गया है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 35 है, 45 से अधिक है। 3 क्रमिक क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याओं का योगफल 45 से अधिक किंतु 54 से कम है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब इसको मान करके आपको सवाल को हल करना है। इसके आधार पे कैसे करेंगे, तो इसमें क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर यानी क्रम से पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 में एक का अंतर होता है, एक कम या एक कम ज्यादा होती है, तो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर 1 होता है, इसलिए हमने माना सबसे छोटी संख्या x है। मान लिया कि सबसे छोटी संख्या x है, तो 3 क्रमिक संख्याएं हैं, एक एक बढ़ती जाएंगी, अन्य 2 संख्याएं x धन 1 तथा x धन 2 एक एक बढ़ाने पर इस तरह से दूसरी और तीसरी संख्या मिलती है। तो प्रश्न के अनुसार x पहली संख्या हो गई, x धन 1 दूसरी संख्या हो गई, x धन 2 तीसरी संख्या हो गई। प्रश्नानुसार x धन 1 x धन 2 जो है 45 क्या है, ये बड़ा है 45 से, क्योंकि कहा गया है कि 45 से अधिक है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 45 से अधिक है, तो ये 45 से इसका योगफल 45 से अधिक है। इसको मान करके सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको सब सरल करेंगे तो 3x यहाँ भी है, यहाँ भी धन x है, यहाँ भी धन x है, 3 बार x आ रहा है तो 3x हो गया। और यहाँ देखेंगे
तो धन 1 है, यहाँ धन 2 है, तो ये 3 हो गया, धन 3 हो गया। ये बड़ा है 45 से। अब जो है 3 का पक्षांतर कर देंगे, तो 3x बड़ा है 45 ऋण 3 से। 45 में से 3 घटा देंगे, इसलिए हो जाएगा 3x बड़ा है 42। 45 में से 3 घट गया, 42 आ गया। इसलिए x बराबर हो गया, यानी x बड़ा है किससे? 3 का भाग दे देंगे 42 में, 14 आ जाएगा। 14 3 42 होता है, इसलिए x बड़ा है 14 से। यानी कोई संख्या जो x से है वो 14 से बड़ी है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, अथवा x धन 1 धन x धन 2 छोटा है, जो कि दूसरा कहा गया है कि जो इसमें दूसरी शर्त है 54 से कम है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब जो है यहाँ देखेंगे कि दूसरी शर्त के अनुसार x धन 1 x धन 2 ये तीनों जोड़ने पर ये 54 से कम हो रहे हैं। कम है 54, यहाँ पे छोटे का निशान लगाया गया है, इसको छोटे का निशान है और ये बड़े का निशान है। तो 3x, इसको सरल करेंगे तो क्या आता है? 1 2 3 बार x आ गया, धन 3 जैसा ऊपर आया था, 3x धन 3 छोटा है 54 से। उसी तरह ऊपर के जैसा सरल करेंगे, इसलिए 3x छोटा है, ये धन 3 था, इधर आ गया ऋण 3 हो गया, तो घट जाएगा। इसलिए 3x छोटा है ऋण 51 से। इसलिए x छोटा है, 3 से भाग दे देंगे 51 में, 17 हो जाएगा। इसलिए x छोटा है 17 से। अब जो है क्या देखेंगे कि यहाँ पे इसलिए 14 छोटा है x से, 14 इस x से छोटा होगा और ये x 17 से छोटा होगा, ये जो शर्त के अनुसार देखेंगे। इसलिए 14 छोटा है x से, x छोटा है 17 से। ये जो है एक समीकरण के जैसा बनेगा जो शर्तें दी गई हैं। इसलिए x बराबर 15 अथवा 16 हो सकता है। इसलिए x बराबर 15 या तो 16 हो सकता है। बीच का 14 से बड़ा और 17 से छोटा, 14 15 16, तो x बराबर 15 अथवा 16 हो सकता है। तो यदि x बराबर 15 तो क्या होगा? x धन 1 बराबर 15, ये धन 1 यानी 16 हो जाएगा, और x धन 2 15 धन 2 यानी 17 हो जाएगा। अगर x 15 रहेगा तो दूसरी संख्या 16 होगी, तीसरी संख्या 17 होगी। इसलिए यदि x 16 है, अगर हम 15 की बजाय 16 मानते हैं तो क्या होगा? x धन 1 यानी बराबर 16 धन 1 यानी 17 हो जाएगा, और x धन 2 यानी 16 धन 2 बराबर 18 हो जाएगा। तो वे तीन क्रमिक पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी? या तो 15 16 17 या तो 16 17 18 होंगी। ये क्रमिक संख्याएं या तो 15 16 17 हो जाएंगी, ऊपर लिखा गया 15 16 17, या तो जो है 16 17 18 होंगी। 15 16 17 हो सकती हैं, या तो 16 17 18 हो सकती हैं। इस तरह से इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली किसी संख्या की दहाई के स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का दुगुना है। यदि अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का योगफल 66 हो तो दी गई मूल संख्या कौन सी है? इस शर्त के अनुसार प्रश्न को हल करेंगे। माना कि इकाई के स्थान वाला अंक x है, यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या है, दहाई का स्थान पे जो का अंक इकाई के स्थान के अंक का दुगुना है। इस शर्त के अनुसार हमने माना इकाई के स्थान वाला अंक x है, तो दहाई के स्थान वाला अंक क्या होगा? इकाई वाले अंक का दुगुना है। दुगुना है तो दहाई के स्थान वाला अंक कितना हो गया? 2x हो गया, x का दुगुना 2x हो गया। इसलिए वह संख्या दहाई पे है, चूंकि दहाई पर होता है तो 10 गुना होता है इकाई का दुगुना होता है, तो संख्या का मान कितना हो गया? 10 गुणे 2x धन x। जो है संख्या क्या हो जाएगी? इकाई तो x रहेगा, दहाई 2x रहेगा, तो वह संख्या जो दहाई पे जो होती है वो दुगुना हो जाती है, 10 गुना हो जाती है।
उसका मान 10 गुना होता है, 10 से गुणा करने पे आता है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे 2x में, तो 2 संख्या हो जाएगी 10 गुणे 2x धन x, यानी 10 दूनी 20x धन x बराबर कितना हो गया, 20 में x मिला दिए तो 21x, तो संख्या हो गई 21x। अब अंकों के स्थान परिवर्तन द्वारा प्राप्त संख्या, अगर हम अंकों को परिवर्तित कर देते हैं तब क्या होगा, तो इकाई में 2x तथा दहाई में x हो जाएगा, तो दहाई 2x था, अब वो जो है इकाई बन जाएगा, दहाई जो और इकाई जो x था वो दहाई बन जाएगा, इकाई में 2x और दहाई में x हो जाएगा, नई संख्या हो गई 10x धन 2x, 10 का गुणा करेंगे x में यहाँ भी, तो 10x धन 2x हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो 10 2 12x हो जाएगा, नई संख्या जो है दूसरी संख्या दूसरी शर्त के अनुसार 12x हो गया, पहली शर्त के अनुसार 21x हो गया। अब दी गई शर्त के अनुसार, इसलिए दी गई शर्त के अनुसार क्या हो रहा है कि दोनों जो हैं, यहाँ पे कहा गया है परिवर्तन से प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का योगफल 66 है हो, दोनों को जोड़ने पे 66 होता है, इसलिए दी गई शर्त के आधार पर 21x धन 12x जो आपने निकाला, 21x धन 12x बराबर 66, ये जो है समीकरण बन गया 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिया गया, यहाँ पे जो निकाला गया 21x और 12x। इसलिए अब 21x और 12x को जोड़ने पे क्या होता है, 2 1 3 2 1 3 33x होता है, इसलिए 33x बराबर 66, 33x बराबर 66, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 33 से भाग दे देंगे, x बराबर 66 बटे 33, इसलिए 33 से 66 कट जाएगा तो x बराबर 2 आ गया, वह इसलिए वह संख्या कितनी हो जाएगी, 21x गुणे 21 गुणे 2, x का मान 2 आया है, तो 21x संख्या थी, मूल संख्या जो है 21x आई थी, तो x का मान रखने पे क्या हो जाएगा, वो संख्या 21x के बजाय 21 गुणे 2 हो जाएगी, यानी 42 हो जाएगी, वह मूल संख्या 42 है। अब जो है छठा प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी छठे प्रश्न से इस साल जो है निकाल दिए गए हैं, कोर्स से बाहर कर दिए गए हैं, लेकिन हम छठा प्रश्न देखते हैं आगे का भी। किसी एक नाट्यगृह में नाटक के लिए 200 वाले तथा ₹100 वाले कुछ टिकट बेचे गए, 100 वाले टिकटों की संख्या 200 वाले टिकटों की संख्या 100 वाले टिकटों की संख्या से 20 अधिक थी, दोनों प्रकार के टिकटों की बिक्री से नाट्यगृह को कुल 37,000 मिले हों तो 100 वाले कितने टिकट बिके होंगे, इसको आधार मान के सवाल लगाना है। अब किसी नाटकगृह में नाटक के लिए 200 वाले और 100 वाले टिकट रखे गए थे, तो कुल टिकट बेचने पर कितना टिकट बेचा, 200 वाले टिकटों की संख्या 100 वाले टिकटों की संख्या से 20 अधिक हैं और दोनों टिकटों को मिला के 37,000 रुपये मिले हैं। 100 वाले तो क्या कर रहे हैं कि 100 वाले कितने टिकट बिके होंगे, 200 वाले टिकटों की संख्या 100 वालों से जो है 20 अधिक है, तो इसी को आधार मान के सवाल लगाएंगे। माना कि 100 वाले कुल टिकट x हैं, x टिकट बिके हैं, माना कि 100 वाले कुल x टिकट बिके थे, इसलिए 200 वाले टिकटों की संख्या क्या होगा, 20 अधिक है चूंकि, तो इसलिए 200 वाले टिकटों की संख्या x धन 20 हो जाएगा, 20 जोड़ देंगे जो है, इसलिए 200 वाले बेचे गए टिकटों की संख्या x धन 20 हो जाएगी। दोनों प्रकार के टिकटों की बिक्री से प्राप्त रकम कितना है, 100x धन 2, 100x धन 20, चूंकि जो है 100 वाले कितने बिके हैं, 100 वाले x बिके हैं, तो ये जो है 100x हो गए, और 200 वाले कितने बिके हैं, x धन 20 बिके हैं, तो 200 गुणे x धन 20, 100 रुपए वाले हैं, ये 200 रुपए वाले हैं, इनका मूल्य 37,000 हो रहा है,
तो इसलिए प्रश्नानुसार टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल राशि 37,000 है। तो हम इसको जोड़कर यहाँ दिखाएंगे समीकरण में। तो यहाँ पे इसलिए 100x धन 100 गुणे x यानी 100x हो गया धन 200 गुणे ब्रैकेट में x धन 20 है बराबर 37,000 हो जाएगा। ये समीकरण बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 100x धन 200 इसका गुणा कर लेंगे तो ये जो है 200x हो जाएगा, ये 200x हो जाएगा। ये जो है इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे और जल्दी से सरल करने के लिए हम यहाँ पे 100 से भाग अगर दे देते हैं तो और जल्दी सरल हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में 100 से भाग देने पर ये 100 खत्म हो जाता है, यहाँ 2 आ जाता है और यहाँ पे ये 2 जीरो खत्म हो जाता है, यानी ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 100 से भाग देने पर तो x बचेगा, इसलिए x से खाली बचा x धन ये 2 बचा और ये x धन 20 हो गया, ये 2 जीरो खत्म हो गया, 370 हो गया। अब इसको और छोटा हो गया, सरल करके देख सकते हैं, इसलिए x धन ये 2 का गुणा किया 2x हो गया धन 2 का गुणा 20 में किया 40 हो गया बराबर 370। इसलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x और x 3x हो गया बराबर ये 370 यहाँ आ गया, 40 को यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 40 हो जाएगा। इसलिए 3x बराबर घटा देंगे 370 में से 40, 3x बराबर 330 आ गया। इसलिए x बराबर x का मान निकालेंगे, 3x बराबर 330 आ रहा है तो x बराबर 330 बटे 3, इसलिए x बराबर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 0 आ जाएगा 110, x बराबर 110। उत्तर हो जाएगा 100 रुपए वाले कुल 110 टिकट बिके, 100 रुपए वाले कुल 110 टिकट बिके हुए। तो इस तरह से इसका मान निकलेगा। 7वां प्रश्न है, इन क्रमिक प्राकृत संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का 5 गुना सबसे बड़ी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक हो तो वे संख्याएं कौन सी हैं। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। 3 क्रमिक प्राकृत संख्याएं हैं, उसमें से सबसे छोटी संख्या का 5 गुना और सबसे बड़ी संख्या की 4 गुने से 9 अधिक है तो संख्याएं कौन सी हैं। इसको भी हम सरल करेंगे। माना सबसे छोटी प्राकृत संख्या x है, छोटी मान करके चलेंगे x, तो बीच वाली संख्या x धन 1 होगा, तो सबसे बड़ी तीसरी संख्या x धन 2 होगा, जैसा ऊपर किया गया था। क्रमिक हैं क्योंकि एक ज्यादा होती हैं, तो सबसे छोटी x है तो उससे बड़ी x धन 1, तीसरी संख्या x धन 2, तीनों संख्याएं हो गई। दी गई शर्त के आधार पर सबसे छोटी संख्या का 5 गुना कितना होता है, 5x होता है। वह संख्या सबसे बड़ी संख्या के 4 गुना से 9 अधिक है। सबसे छोटी संख्या का 5 यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या का 5 गुना सबसे बड़ी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी संख्या का 5 गुना 5x हो गया और वह संख्या सबसे बड़ी संख्या के 4 गुना से 9 अधिक है। तो सबसे बड़ी संख्या का 4 गुना यानी 5x बराबर 4, बड़ी संख्या है ये, 4 गुना करेंगे 4x धन 2, बड़ी संख्या ये है, धन 9। जो संख्या ये 5x है, ये 5x किसी बराबर है, बड़ी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। उसी शर्त को यहाँ पे पालन करते हुए मान रखेंगे, इसलिए 5x बराबर 4 गुणे x धन 2 धन 9, यानी ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि इसमें गुणा हो रहा है, इसलिए 5x बराबर गुणा कर देंगे 4x धन 4 दूनी 8 धन 9। सरल करेंगे 5x जो है इसको पक्षांतर कर लेंगे, 5x यहाँ हो गया, 4x इधर आके ऋण में हो जाएगा, 5x ऋण 4x बराबर इसको जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये तो इधर चला गया, ये 8 और 9 बचा है, इसको जोड़ देंगे 8 9 17 हो गया। यहाँ पे या तो डायरेक्ट वैसे लिख सकते थे 8 धन 9, बाद में करते थे तो भी वही आता था। तो 5x ऋण 4x बराबर 17, इसलिए जो है क्या आएगा, यहाँ से 5x ऋण 4x, 5 और 4 में 1 का अंतर है तो घटा देंगे तो x आ जाएगा, इसलिए x बराबर 17 आ गया, x बराबर 17 आ गया। इसलिए x धन 1
यानी जो संख्याएं हैं x का मान छोटी संख्या 17 आ गई, तो उसके 2 नंबर की संख्या x धन 1 जो थी, यानी 17 धन 1 हो जाएगी, 18 हो गई। तीसरी संख्या क्या होगा, x धन 2 बराबर, यानी 17 धन 2 19 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है छोटी संख्या 17, दूसरी संख्या 18, तीसरी संख्या 19 ये आती है। तो अभिष्ट क्रमिक प्राकृत संख्याएं हो गई 17, 18, 19। इस तरह से उत्तर आ जाएगा। राजू ने एक साइकिल 8% लाभ लेके अमित को बेचा। अमित ने 54 रुपए खर्च करके उसकी मरम्मत कराया। उसी साइकिल को उसने निखिल को 1134 रुपए में बेची। अमित को इस व्यवहार में कोई लाभ या हानि न हुई हो तो राजू ने वह साइकिल कितने में खरीदी थी। जो है इस पे प्रश्न डाला गया है लाभ हानि पे। तो राजू ने साइकिल को 8% लाभ लेके अमित को बेचा। अमित ने 54 रुपए खर्च करके उसकी मरम्मत कराया। फिर उसी साइकिल को उसने निखिल को 1134 रुपए में बेची। अमित को इस व्यवहार में कोई लाभ या हानि भी नहीं हुई, तो राजू ने वह साइकिल कितने में खरीदी थी। राजू ने कितने में खरीदी थी, राजू ने साइकिल को 8% लाभ लेके भी बेचा है और अमित ने 54 रुपए खर्च करके उसकी मरम्मत कराया है। तो इस तरह से देखेंगे कि माले हम शुरू कहाँ से करेंगे। माना कि राजू ने वह साइकिल x रुपए में खरीदी थी। फिर जो है प्रश्न के अनुसार राजू ने उस पर 8% लाभ भी लिया, इसलिए लाभ बराबर हो गया। उसने लाभ भी लिया, राजू ने 8% लाभ लिया, x रुपए में खरीदा, 8% लाभ लिया, तो रुपए 8 यानी x का 8% उसने लाभ लिया। तो x गुणे 8/100, इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 2x/25 बराबर 2x/25, यानी काट के इसका छोटा करेंगे तो 25, 4 से कटेगा ये 25 आ जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो गया, ये 25 हो गया। इस तरह से किया गया है, 4 से काटा गया है तो 2x/25 आ गया लाभ। इसलिए राजू ने वह साइकिल कितने में बेची, x रुपए में खरीदी और 2x/25 रुपए लाभ लिया, तो उसका जो है विक्रय मूल्य हो गया x धन 2x/25 रुपए में बेची। अब जो है उसी को आगे बढ़ाते हुए x धन 2x/25 बराबर कितना हो गया, x/1 धन 2x/25। जो है इसको सरल किया गया, x को जी भिन्न में बना दिया गया, x/1 धन 2x/25। तो इसको सरल करेंगे तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये 25x हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। यानी इस तरह भी कर सकते हैं या भिन्न के जैसा भी सरल करेंगे। 25 से कम 25, 25 का गुणा 25x हो गया और 25 जो है यहाँ पे 25 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 25 हो गया और यहाँ पे 2x हो गया, 2x/25। जो है 25 में 25 का भाग देते किया, 1 का गुणा 25 2x में करेंगे तो 2x ही आएगा। इसलिए यहाँ पे इस तरह आ रहा है कि 25 का इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक का भाग अगर 25 में देते हैं 25 बार जाता है, 25 गुणे x करेंगे 25 एक होगा, 25 का भाग 25 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2x आएगा और बटे 25 ही रहेगा। ये भिन्न के जैसा सरल किया गया है, तो भिन्न को समान करके इस तरह सरल करते हैं। 25x धन 2x/25, तो क्या हो जाएगा, 25 और 2 जुड़ जाएगा 27x/25 आ जाएगा। जो है ये अब इसको और सरल करेंगे, यानी ये विक्रय हो गया। राजू ने वह साइकिल इतने में बेची, तो अमित ने क्या किया, अमित ने मरम्मत के लिए 54 रुपए खर्च भी किया। तो अमित के लिए साइकिल की लागत कितना हो गया, ये 27x/25 धन 54 रुपए उसने खर्च किया। प्रश्न के अनुसार अमित ने वह साइकिल 1134 रुपए में बेची है और उसे न लाभ हुआ है न हानि, इसलिए साइकिल की लागत कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर साइकिल का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर ही है, इसलिए 27x/25 धन 54 बराबर 1134, यानी जो उतने में खरीदा है उतने में ही बेचा है,
तो ये दोनों मूल्य जो है, जो लागत है वही जो है उसका विक्रय मूल्य भी है, इसलिए दोनों बराबर हैं। तो 27x/25 धन 54 बराबर 1134। इसको सरल करेंगे तो जो है क्या आएगा देखते हैं। 54 को यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो क्या आता है 27x/25 बराबर 1134। ये धन था, यहाँ ऋणात्मक हो गया, ऋण 54। तो अब यहाँ पे इसलिए 27x/25 बराबर घटाने पे 4 में से 4 गया 0, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 0 आ गया, 0 उतर गया, 1080 आ गया। अब इसको और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1080 गुणे 25 का यहाँ गुणा होगा, 27 से भाग होगा। ये जो 27 है ये भाग में चला जाएगा नीचे, और ये जो भागे में है वो गुणा हो जाएगा। इस तरह भी करते हैं। इसलिए x बराबर 1080 गुणे 25/27। इसको सरल करेंगे, इसलिए x बराबर क्या आ रहा है 40 गुणे 25। 40 गुणे 25 यहाँ पे 27 से इसको भाग देंगे तो ये जो है 40 आएगा। 27 से कट जाएगा, यानी भाग देंगे तो 40 आएगा। क्यों कि 40 का गुणा करके देख सकते हैं, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 और एक 0 बढ़ जाएगा। 40 वाला 0 जो है बढ़ जाएगा। 4 से गुणा करने पर 108 आ रहा है, 0 बढ़ा देंगे 1080। यानी अगर 27 में 40 का गुणा करें तो ये आ जाता है। तो इस तरह से 4 से यानी 27 से इसको काटा गया तो 40 आ गया। तो 40 गुणे 25 हो जाएगा। x बराबर इसका मान निकाल लेंगे, x बराबर 25 चौका 100, 1000 हो गया। इसलिए राजू ने वह साइकिल 1000 में खरीदी थी। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने एक मैच में 180 रन बनाए, दूसरे मैच में उसने 257 रन बनाए, तीसरे मैच में वह कुल कितने रन बनाए कि उन तीनों में उसके द्वारा बनाए रनों का औसत 230 हो जाए। पहले मैच का दूसरे मैच का दिया है, तीसरा नहीं दिया है, कितना बनाए कि उसका औसत तीनों का 230 हो जाए। तो मान लीजिए उस क्रिकेट खिलाड़ी ने तीसरे मैच में कुल x रन बनाए, जो पूछा गया है उसी को x मान लिया, इसलिए उसके द्वारा कुल बनाए गए रन कितना हो गया 180 धन 257 धन x। तीनों खेलों का औसत चूंकि 230 है तो इसलिए तीनों खेलों में बनाए गए कुल रन बराबर जो है 230 गुणे 3 हो जाएगा। औसत 3 खेल है, 230 गुणे 3 यानी 690 हो गया। अभी क्या हो जाएगा, इसलिए 180 धन 257 धन x बराबर 690 के बराबर है। ये तीनों जो है मिला देने पर 690 होना चाहिए। ये समीकरण बन गया। इसलिए 437 धन x जो है जोड़ लेंगे 7, यहाँ पे जो आया हुआ है 707 हो गया, 5 8 5 13 के 3 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। चलिए दोनों को जोड़ने पे 437 आता है धन x बराबर 690 हो गया। अब जो है चूंकि x का मान निकालना है, x बराबर ये 690 यहाँ रहेगा, ये पक्षांतर हो जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, 690 ऋण 437। तो x बराबर कितना हो गया, घटा देंगे, ये 0 है, 0 में से 7 गया तो 3 आता है, यानी 10 में से 7 घटाया 3, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो x बराबर 253 रुपये, 353 हो गया। यहाँ पे वह खिलाड़ी तीसरे खेल में जो x निकाले हैं 253 रन बनाएगा, तो तीनों को जोड़ने पर औसत जो है 230 हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल हल किया जाएगा। अगला एक प्रश्न और है, सुधीर की वर्तमान आयु वीरू की वर्तमान आयु के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। अनिल की आयु सुधीर की वर्तमान आयु की आधी है। सुधीर और वीरू की आयु के योगफल तथा अनिल की वर्तमान आयु के तिगुने का अनुपात 5:6 हो तो वीरू की वर्तमान आयु ज्ञात करो। टिपिकल प्रश्न है।
तो यहाँ पे क्या है, सुधीर की वर्तमान आयु बीरू की वर्तमान आयु के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो हम यहाँ पे बीरू से शुरू करते हैं। माना कि बीरू की वर्तमान आयु x वर्ष है, बीरू की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो सुधीर की वर्तमान आयु कितना हो गया, 3x की वर्तमान आयु के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, जो कहा गया उसके अनुसार 3x धन 5 है। तो प्रश्न के अनुसार अनिल की आयु सुधीर की आयु की आधी है। अब अनिल की आयु सुधीर की आयु की आधी है, सुधीर की आयु 3x 5 है, तो अनिल की आयु कितनी हो जाएगी, अनिल की आयु बराबर 3x धन 5 बटे 2 वर्ष हो गया। तो अब जो है सुधीर तथा बीरू की आयु का योगफल, सुधीर और बीरू की आयु का योगफल, जो यहाँ पे सुधीर की आयु है और बीरू की आयु है, दोनों का योगफल जो है कितना होता है, x धन 3x धन 5, दोनों को जोड़ेंगे, x माना गया है, 3x धन 5 माना गया है, तो x धन 3x धन 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो है 3x x मिलके 4x हो गया, धन 5, 4x धन 5 हो जाता है। अब इसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो अनिल की आयु का तिगुना, अनिल की आयु का तिगुना कितना होता है, अनिल की आयु जो है यहाँ पे निकाला गया है 3x बटे 5 बटे 2 वर्ष है, इसका तिगुना निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, तो इसके अनुसार जो है क्या होता है, 3x धन 5 बटे 2 से 3 का गुणा कर रहे हैं, तो 4x धन 5, 4x धन 5 जो यहाँ पे निकाला, 4x धन 5 बटे 3x धन 5 बटे 2 में का तिगुना है, तिगुना कर रहे हैं, बराबर कैसा हो रहा है, 5 बटे 6 हो रहा है, इनका अनुपात 5 बटे 6 हो रहा है। अब इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 6 का गुणा यहाँ कर रहे हैं, 6 गुणे 4x धन 5 बराबर 5 गुणे जो है इसमें गुणा करेंगे, 5 गुणे 3x धन 5 बटे 2, ये तिर्यक गुणा करने पर हो रहा है। तो और सरल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6 क्या हो रहा है, 6 का गुणा इधर हो रहा है और 5 का गुणा इधर हो रहा है, तो देखेंगे ये जो है क्या उत्तर आ रहा है, 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 यहाँ पे आ रहा है 4x धन 5, 2 गुणे 6 क्यों आ रहा है, ये ब्रैकेट में इधर जो है यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, अभी ये 2 खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इस तरह आ रहा है कि 2 गुणे 6 पहले से है, 2 गुणे 6 4x धन 5 पहला पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष जो 5 गुणे 3 है, 5 गुणे 3 यहाँ पे 3x बटे 5 था, 2 गुणा करने पर 2 खत्म हो गया, इसलिए 3x धन 5 बचा। अब इसको कैसे सरल करेंगे, अब इसको गुणा कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x धन 5, 4x धन 5 गुणे 4, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, 3 से हम दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो है ये 3 जो यहाँ पे 6 था वो जो है 3 से भाग देने पर ये 3 दूनी 6, 2 हो जा रहा है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 3 का भाग देने पे ये 3 जो है 2 हो जा रहा है, अगर हम दोनों पक्षों में 3 का भाग दे रहे हैं तो ये 3 खत्म हो जाएगा, इधर का 3 खत्म हो जाएगा और ये जो है इधर का ये जो 6 है वो 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 4x धन 5 बराबर आ जाएगा, इधर ये 5 इधर आ जाएगा, ये 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 खत्म हो जाएगा और 3x धन 5 यहाँ आ जाएगा 3 से भाग करने पर। तो ये जो है छोटा हो जाता है ऐसा करने से, नहीं तो बाद में भी कर सकते थे, यहीं पे शुरू से कर देने पर ये जो सवाल छोटा हो जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। तो आगे देखेंगे, गुणा करेंगे, 4 चौक 16x हो गया, धन 4 पंजे 20 हो गया, बराबर 5 तिहाई 15x हो गया, फिर 5 पचे 25x हो गया। अभी यहाँ पे पक्षांतर करके देख लीजिए, अब आसानी से सरल कर सकते हैं, 16x
यहाँ पे पक्षांतर किया, ऋण 15x हो गया बराबर ये 25, ये धन 20 को यहाँ किया ऋण हो गया, तो देखेंगे सरल करेंगे 16x ऋण 15x यानी x आ गया, यहाँ पे 25 ऋण 20 यानी 5 आ गया, तो x बराबर 5, यानी वीरू की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, जो कि सवाल में पूछा गया है। वीरू की आयु कितनी वर्ष है? तो वीरू की वर्तमान आयु आपने ज्ञात कर लिया, वीरू की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, इसी को x माना था, x का मान निकल गया, तो वीरू की आयु मालूम हो गई, वर्तमान वर्ष है। इस तरह से आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।